हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शैली मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। और भाई मैं एचपीएससी का पेपर देकर आई, दिमाग घूम गया। मुझे नहीं पता किस बंदे ने इस पेपर को बनाया है, क्या सोचकर बनाया है। इज़ ही लिटरेट और नॉट? मतलब ये शायद कहना किसी प्रोफेसर के लिए बहुत ही अपमानजनक होगा, बट मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। बट मैं कहती हूँ कि यार, अगर आप एक 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस का अगर आप एक पेपर बना रहे हो, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा तो वैल्यूएबल रखो। उसको एचपीएससी के लेवल का तो रखो, ऑल ओवर हरियाणा। जब टीचर्स फैकल्टी ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो क्या सपोज कर रहे हो कि आपको कैसे तो टीचर्स मिलेंगे उसमें काम करने के लिए, और कैसे ही वो पढ़ा लेंगे। इसी वजह से आज मुझे लगता है कि जो सरकारी स्कूलों की हालत है ना, वो इतनी बुरी हो रखी है कि आप सपोज ही नहीं कर सकते। भाई, जब एक पेपर बनाने वाला इतनी गलतियां कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग क्वेश्चन क्या बनाते हैं, इनके क्वेश्चन बनाने का मोटिव क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन का वो देती हूँ। सब लोग अपना अपना आंसर किए और सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, क्वेश्चन रेज करो, क्वेश्चन रेज करो। और बहुत लोग जो हैं फेवर में भी हैं, बहुत लोग जो हैं वो अगेंस्ट भी हैं। बहुत लोगों की अलग अलग ओपिनियंस हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? पहले तो मुझे इस सेंटेंस में ही बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है। आप खुद सुनकर बताओ मुझे ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस का क्या मतलब है? फिर आप कह देते हो ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो आपने क्यों नहीं देखा इसको कि इसको हटा दिया जाए, इसको दोबारा से टाइप कराया जाए? अच्छा, पहले तो आपको ये ही क्लियर नहीं है, जिसने भी ये पेपर सेट किया है। उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है, आई हैव अ फ्यू बुक ऑन द शेल्फ। फ्यू है, बुक्स आना चाहिए, ऑप्शन गलत है। आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसने पूछा ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है? तो ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। आई है, आई के साथ में हैव आया, हैव के साथ में अ फ्यू आ गया। क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स की बात कर रहा होगा वहां पर वो, कि कुछ बुक्स हैं वहां पर। बुक्स हो गई, वो भी प्लूरल में दिया हुआ है आपको। ऑन द शेल्फ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो था आपका, आई हैव फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। अब आई हैव फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है। अगेन, क्योंकि यहाँ पर फ्यू था तो बुक्स आना चाहिए था, ये ऑप्शन फिर गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इज आई हैव फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, जहां मैंने रिसर्च किया, इसे शायद कोई टेक्स्ट बुक के नाम से कोई वो है, वो बनाई हुई है, वेबसाइट बनाई हुई है, उधर से ये उठाया हुआ है। अब वो लोग ये कहते हैं कि आ फ्यू जो है इसका परफेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट सूटेबली ऑप्शन तो पूछा ही नहीं गया था। क्या यहाँ पर ये पूछा गया था कि विच सेंटेंस इज बेस्ट सूटेबल? अगर यहाँ पर बेस्ट ऑप्टेड सूटेबल आंसर पूछा जाता, तो मैं कहती हूँ कि आपको असर्टिव में, और आपको फिर वो वहां पर आई हैव अ फ्यू बुक ऑन द शेल्फ होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सी, जितने भी इंग्लिश टीचर हैं, हम लोग जब स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं कि डिफरेंस क्या है बेटा, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में, तो हम यही बताते हैं ना कि आ फ्यू का मतलब सम क्वांटिटी होती है, फ्यू का मतलब नेगेटिव है कि वहां पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन उतनी नहीं, कुछ नहीं है वहां पर, है ना। और द फ्यू का मतलब आप पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए बात कर रहे हो। तो जब हम ये सारी बातें करते हैं, तो मुझे इन दोनों ऑप्शंस में कोई भी टीचर ये क्लैरिफाई कर दे कि आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ एंड आई हैव फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ में ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पर है। अगर जिस एचपीएससी टीचर ने ये बनाया है, अगर वो खुद ये जस्टिफाई कर दे कि इन दोनों सेंटेंसेस में ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो भाई मेरे ऊपर बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड होगा, क्योंकि हमारे तो बेसिक्स हिलकर रह गए हैं इस सेंटेंस से। बेस्ट सूटेबली ऑप्टेड होता या किसी से रिलेटेड होता कि भाई आपने फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया है, तो भी समझ आता। ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली तो दोनों सेंटेंस गलत है। वो कह रहा है कि कुछ बुक है, तो वो तो अभी मुझे समझ नहीं आता
कि हमारा जो हरियाणा है वो आज भी इस फिलॉसफी पे, ये लिटरेरी थियरी क्यों पढ़ा रहे हो भाई तुम? रोनाल्ड बार्थ कहते हैं, एआई रिचार्ड कहते हैं कि आपने बुक लिख दी, आपने लिख दिया उसका ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपको रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझनी है। हो सकता है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अब मेरा पर्सपेक्टिव तो ये चला कि ठीक है, वहां पर मैंने देखा कि शेल्फ पे, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि शेल्फ पर एक भी बुक नहीं है, ठीक है, तो मैंने कह दिया आई हैव फ्यू बुक्स ऑन दिस शेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, वो कह रहे हैं थोड़ी बुक है। अब थोड़ी बुक है तो यहाँ पर उस किसी का पर्सपेक्टिव ये भी चला होगा। बट मुझे ये बता दो भाई, मैं दुनिया भर के एआई मैंने छान मारे हैं, सारे एआई यही कह रहे हैं कि बोथ सेंटेंस। अब एआई जो है वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा तो नहीं, आपके द्वारा फीड किया गया है, पढ़ा हुआ है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो लोग भी गलत है, क्योंकि जब आप पेपर लिखने की बातें आती है ना आपकी, तो आप सबसे पहले एआई से अपनी भाषा को रिफाइन कराते हो। और मैंने दुनिया भर की रिसर्च करी, दोनों ही सेंटेंसेस वो ग्रामेटिकली करेक्ट बता रहा है। वो कह रहा है इट्स डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों ही ठीक है। अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव टोन में जाता है, फ्यू जो है वो नेगेटिव टोन में जाता है। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि आप असर्टिव टोन में ही बताओ, या कौन सा रूल ये कहता है? मुझे वो रूल समझा दो, कौन सी बुक से इस प्रोफेसर ने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पूरे बेसिक्स ही हिला कर रख दिए हैं। दैट्स वेरी रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस पेपर। फिर अभी मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करती हूँ आपके साथ में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे बड़ी प्रॉब्लमेटिक टर्म्स में डाल देता है, ये कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब पिकअप मीन। अच्छा, आंसर दे दिया उन्होंने। पिकअप का मतलब सिर्फ टू आंसर द फोन है। इट मीन्स आपने तो सिर्फ उसको क्या कर दिया, जनरलाइज नहीं किया आपने उसे, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको लिमिटेड कर दिया उसका मीनिंग। के पिकअप का मतलब तो सिर्फ, भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दो आप, कि अगर आप पिकअप का मतलब आंसर जो है टू आंसर द फोन दे रहे हो, तो फोन को भी तो पिकअप करने के लिए आपको उसे उठाना पड़ेगा। तो जर्नलाइजेशन तो इसका तो टू लिफ्ट समथिंग अप आता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, किस प्रोफेसर ने, किस बंदे ने ये पेपर बनाया है। फिर ये कह देते हैं कि हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। फिर ये 250 रुपये चार्ज कर रहे हैं कि कोई गरीब घर का बच्चा कभी भी एचपीएससी का डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डर लगेगा पहले से, यार 250 रुपये तो बहुत होता है, 100 रुपये होता है तो समझ भी आता, 50 रुपये होता है तो समझ भी आता, पेपर बनाना नहीं आ रहा, ऊपर से 250 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब इतना रिडिक्यूलस पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, पूरा पेपर कहीं ना कहीं से उठाया हुआ है, और कहीं ना कहीं से उठाया ही होता है, मुझे भी पता है बहुत अच्छे से, बीइंग अ टीचर मुझे पता है बहुत अच्छे से। लेकिन उस पेपर को आप उठा रहे हो तो आप उसके ऑप्शंस तो देख लो कि कहीं उसके ऑप्शंस ऐसे तो नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे तो सब चीज सही नहीं मिलती। अच्छा, अभी तो तुमने तो पेपर इंटरनेट से उठा लिया, तुमने तो कहीं भी अनरिलायबल सोर्सेज से अपने क्वेश्चंस पुट ऑन कर लिए हैं इसके अंदर, पुट अप कर लिए हैं इसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम 250 रुपये लेकर और उसके नीचे हमसे प्रूफ मांग रहे हो, तो हम कौन सी बुक, भाई मेरे घर में कोई लाइब्रेरी थोड़ी ना लगी हुई है जो मैं हजारों बुक्स दिखाऊंगी और इस बुक में से ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। मेरी बात का तुम रीजन लो ना, तुम्हें रीजन लॉजिकल लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। तुमने तो कानून बना रखा है एक तरीके से, तुम मुझे रीजन दो। हमारे पास कोई रीजन नहीं है, हमारे पास उतनी बुक्स ही नहीं है। जिस प्रोफेसर ने ये पेपर बनाया होगा वो तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, उसके पास में ढेरों किताबें भी होंगी। वो एक सिंपल सा लॉजिक दे दे कि कौन सी महान बुक में से उसने ये क्वेश्चन उठाया, और उसका जस्टिफाइड आंसर हमें दे दे, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई बहुत हमारी गलती है। आई हम्बली एक्सेप्ट माई मिस्टेक एट दैट टाइम व्हेन दैट प्रोफेसर विल से दैट यस मिस शैली मलिक इज कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब मुझे ना हंसी आ रही है पेपर देख देख कर, कि समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि क्या उठा के दे दिया है। मुझे मैं चाहती हूँ कि एचपीएससी ना उन प्रोफेसर्स को एक बार उनका इंटरव्यू ले बैठकर, वो जस्टिफाई करवाए उनसे कि जैसे उन्होंने लिटरेचर के क्वेश्चन डाले हुए हैं उनकी समरी तो वो लोग बता दें, उनकी समरी बता दें, वो प्रोफेसर उनकी समरी बता दें, वो प्रोफेसर अंदर से बता दें, वो बता तो दें एक बार कि भाई हाँ हम तो बहुत ही नॉलेजेबल बंदे हैं। किसको किसको मतलब आप क्या कर रहे हो आप कैसा पेपर बना रहे हो? आप लो भाई, किसी की नॉलेज का टेस्ट लो, लेकिन
क्वेश्चन तो सही करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर कब का हो जाना चाहिए था, आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ था, फिर आपका पेपर डिले होता गया। उसके बाद में भी जब आपने एक पेपर बनाया तो वो ऐसा पेपर आया जिसमें मैसिव मिस्टेक्स हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैकल्टी, व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा वहां बैठकर कि मैं इसको बेस्ट सूटेबल में लेकर जाऊं या इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करूं। तो बड़ा ही मेसी सा क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। अभी एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर, जो जिन लोगों ने एचपीएससी दिया होगा वो मुझसे अच्छे से वाकिफ होंगे कि एक्चुअली उनके भी मन में वो सारी चीजें आई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन आया ग्रामेटिकली करेक्ट। पहली बात तो मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है क्योंककि ये पूछना ही नहीं चाहता वो। फिर अब इसमें 3 ऑप्शन है जहां पर हम कहते हैं कि अगर वो कंडीशनल है, इफ है, तो वहां पर जो है आपका पास्ट टेंस में ही आएगा, और ये जो है हिपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पर इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, बचपन से पढ़ाया गया है, इफ आया तो वुड हैव आएगा, इफ आया तो वुड हैव आया। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये भी आया। फिर कुड हैव भी मुझे लगा कि ठीक है, वुड हैव तो एक होगी सर्टेनिटी आपने किसी चीज के लिए दे दी कि मैं ये होता तो ये हो जाता है ना। लेकिन यहां पर जो है फिर आई हैड स्टडीड हार्डर, मुझे इस सेंटेंस में कमी बताओ कि अगर आपने पढ़ाई की, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आई कुड हैव पास द एग्जाम, तो मैंने भी अपना एग्जाम पास कर लिया होता। पॉसिबिलिटी है, हाइपोथेटिकल है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए ही कैन और कुड यूज करते हो। सेकंड नेक्स्ट इसमें सेंटेंस था इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने पढ़ाई की होती आई माइट हैव पास द एग्जाम। अब देखो अगेन यहां पर पॉसिबिलिटी का सवाल आ रहा है। पॉसिबिलिटी है लेकिन अगेन आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो वीकर सेंस में जा रही है। जब आपने स्टडीड, या तो आपने कहा था कि मैंने पढ़ाई की होती, आपने एक वर्ड और उसमें यूज कर दिया हार्डर। अब आप हार्डर वर्ड यूज कर रहे हो उसके अंदर, और हार्डर के बाद आप कह रहे हो कि करी होती। हार्डर के बाद तो अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो उसके बाद तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो रेज हो जाती है। तो आप यहाँ पर वीकर वर्ब यूज करोगे या आप स्ट्रॉन्गर वर्ब यूज करोगे, मॉडल यूज करोगे, आई डोंट नो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप इसको लेकर चलो तो ये तीनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव पास द एग्जाम, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई माइट हैव pass the exam, but the examiner give the correct answer, I might have passed the exam. Okay, अगर इसी क्वेश्चन को आप ये कह देते कि which of the following sentence is not grammatically correct, तो not के अंदर आपका ऑप्शन बी जो है if I had studied harder I may have passed the exam, completely grammatical mistake है इसके अंदर। ये क्वेश्चन कंप्लीटली सही था, लेकिन एग्जामिनर को सेट करने वाले को पता ही नहीं है, जहां से गलत शलत उसे मिला वहां से उसने वो एग्जाम में डाल दिया हमारे। अच्छा, उसके बाद में आपका आता है सेम इनडायरेक्ट स्पीच के साथ में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 56 के साथ में सेम प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद में, अच्छा चलो वो तो जो प्रॉब्लम थी उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, मैं ये सी सेट की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब गेट ऑन विद, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब गेट ऑन विद। तो यहाँ पर जो गेट ऑन विद है, मैंने इसकी मीनिंग देखे, बहुत सारे मीनिंग है। इसका मतलब टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग भी है, इसका मतलब टू स्टार्ट डूइंग समथिंग भी है, इसका मतलब टू इंजॉय डूइंग समथिंग भी है, बस टू फिनिश डूइंग समथिंग नहीं है। अब हम यहाँ पर मैंने एचपीएससी में ये लगाया भी है, मैं लगाने भी जा रही हूँ इसको। मैंने इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं कि टू एंजॉय डूइंग क्या है। शी गेट्स ऑन विद पेंटिंग इन हर फ्री टाइम, इट मीन्स शी एंजॉयज पेंटिंग। तो आप ऐसे जब आप किसी सेंटेंस के अंदर उसे नहीं डाल रहे हो, या तो आप उस फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस के अंदर डालो और आप पर्टिकुलरली उसका मीनिंग पूछो हमसे, तब तो मैं मानती हूँ कि आपका ये पर्टिकुलरली ये ही जाएगा इस सेंटेंस के अंदर। लेकिन जब आप उस फ्रेजल वर्ब को जनरलाइज वे में पूछ रहे हो, तो हाउ कैन यू से दैट द टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग ठीक है, कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग ठीक है, टू एंजॉय डूइंग समथिंग। मतलब कौन कहेगा यार, किसी ने वो कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा होगा, किसी ने कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा होगा। हाउ कैन यू से दैट कि दिस वन इज द 100% करेक्ट एंड द अनदर वन इज कंप्लीटली फॉल्स।
मतलब आप ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप कैसे ही दे सकते हो? मतलब आपने एज्यूम कर रखे हैं सारे क्वेश्चंस, जो आपको कहीं से मिले आपने लेकर दे दिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हु सेज द फॉलोइंग। देखो हंसी की बात ये है कि आपको बहुत सारे, आपको मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, यूट्यूब पर इतनी वीडियोस हैं जो प्रॉपर एचपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। पहले उन्होंने खूब सर्च किया, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, ये गलत है, जैसे ही आंसर किया ही सब पलट गए, कहते नहीं नहीं ये जो है वैसे तो पोलोनियस ने बोला है ये, लेकिन हो सकता है कि कभी कहीं किसी मोड़ पर। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोग तो ऊपर ऊपर से वो क्वेश्चन तैयार करते हो और कर लेते हो। हैमलेट मैंने पढ़ी हुई है, लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई है। जिस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन सेट किया है उससे पूछो क्या उसने पूरी हैमलेट लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई है? कहीं पर भी अगर ये आंसर आ जाए कि ये लाइनें जो हैं पोलोनियस ने ओफिलिया को बोली थी, तो आई गारंटी कि मुझे जो है फिर तो मुझे दोबारा से वो बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं गारंटी कुछ नहीं करती, मैं कुछ कर तो सकती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं जंप कर जाऊंगी कहीं से या कुछ कर जाऊंगी, बट ये जो प्रॉपर लाइंस हैं, या तो आप ऐसी लाइंस पूछो मत जो एक एक की नॉवल के अंदर दो जगह बोली गई हो, है ना, या फिर आप क्लियर रहो कि क्या है। अब जो है ये लाइन जब फर्स्ट एक्ट में फर्स्ट सीन में ही पोलोनियस ने अपने सन लेट्रस को एडवाइस देते हुए बोली थी जब वो फ्रांस जा रहा था, तो वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। अगेन क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब मैं कहती हूँ कि आप हमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज करने के 250 रुपए ले रही है एचपीएससी। क्या क्वेश्चन गलत सेट करने के उसी एग्जामिनर से, ग्रुप ऑफ प्रोफेसर से, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलनी चाहिए वो सारी चीजें, बट स्टिल क्या आप हमें उस क्वेश्चन का 500 रिफंड करोगे? पंचकुला जाना, पंचकुला में रहना, पंचकुला में सेटअप होना, वहाँ पर होटल्स ढूंढना, वहाँ के लोगों का हमें ठगना, ठीक है, क्योंकि आप हम हमारे साथ में वो वारदात हुई थी कि हमने होटल बुक किया, अच्छा खासा होटल बुक किया, लेकिन उन्होंने फिर किसी और की बुकिंग ले ली। चलो ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कह देंगे आप तो अपने पर्सनल ग्रजेस उठा रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से पंचकुला तक जाना, पेपर देकर आना, तकरीबन तकरीबन कम से कम जो है, अगर कोई लेडी जाती है और उसका हस्बैंड उसे अलाउ नहीं करता है बस वगैरह में जाना, तो वो आपका 5,000 के आसपास में आपका खर्चा पड़ जाएगा। सर जी टैक्स भर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक एज आ गई है कि अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं टॉलरेट होता है। आप लोग पहले जॉब्स नहीं निकालते हो, जॉब्स निकालते हो तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज हर्डल्स एंड ऑल दीज बुलशिट, वी went over there. We went and we gave our exam, and the exam paper is completely ridiculous. इस पेपर को अगर कोई फॉरेनर देख ले, इस पेपर को देख ले तो क्या कहेगा, क्या लेवल है हमारा, है क्या लेवल हमारा? एक क्वेश्चन या तो हद से ज्यादा इजी बना रखें या हद से ज्यादा कहीं से भी उठा रखें, मतलब कोई ऐसा प्रॉपर है ही नहीं। ठीक है ना, आप एमए के सिलेबस को उठाओ ना, एमए के सिलेबस में दुनिया भर का इंडियन लिटरेचर आ रखा है, आपने एक भी वो इंडियन लिटरेचर नहीं दिया इसके अंदर, क्यों नहीं उठाया? क्या पढ़ाना है हमें बच्चों को? हमें करण बजाज पढ़ाना है बच्चों को, आपने दिया हुआ है सिलेबस में कहीं पे करण बजाज? आप मुझे बताइए जरा। हाँ, फिर उसके बाद में ओके सलमान रश्दी का आपने करंट अफेयर से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। उसके अलावा कोई बुक नहीं थी उसकी। चलो XYZ, मिड समर नाइट ड्रीम से एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बार बार पूरी बुक के अंदर यही बात हो रही है, सिटी एथेंस है, सिटी एथेंस है, एंड वुड नियर एथेंस, अ वुड नियर एथेंस, और वो जो वुड है वो भी आउटसाइड द। अगर बात आती कि बिरमन वुड है, बिरमन वुड कहाँ का है, आर्डन कहाँ का है, तो समझ आता कि वो नाम थे प्रॉपर। पूरा छान लिया, इतना रिसर्च कर लिया, कहीं कोई फॉरेस्ट का नाम नहीं है। भाई कौन सी बुक से आप ऐसे बना रहे हो जो कितना पढ़ा लिखा बंदा है कि उसको इतना पता है कि वो वहां पे जाके लॉस्ट हो गया था। अच्छा क्या है यहाँ पे, करेक्टर्स आर लॉस्ट, ये भी पूछा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन विच द करेक्टर्स इन अ मिड समर नाइट ड्रीम गेट लॉस्ट, जहां पर जाके खो जाते थे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब वुड नियर एथेंस तो मैंने बहुत आराम से पढ़ा है, बट ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कहीं पर भी नहीं है कि उस फॉरेस्ट का क्या नाम था। देन व्हाई दिस क्वेश्चन इज मेड?
वाई दिस क्वेश्चन इज गिवन टू द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आप कोई भी पोइट्री उठा लेते, जॉन की, शेली बायरन, कुछ भी उठा लेते, विक्टोरियन उठा लेते, क्वेश्चन नहीं थे। चलो शेक्सपियर ही आपने पूछना था, क्योंकि बड़ा सुपरफिशियल सी टर्म है एक शेक्सपियर की। शेक्सपियर तो सबको पता होना चाहिए, शेक्सपियर सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। हाँ, ये भी बड़ा रिडिक्यूलस था, क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 66। इन विच प्ले डज शेक्सपियर पोर्ट्रे द करेक्टर ऑफ फॉल्स्टॉफ। अच्छा, करेक्टर ऑफ फॉल्स्टॉफ हेनरी फोर्ड पार्ट 1 में भी है, पार्ट 2 में भी है, वेनरी। क्या इसमें मेंशन है कि प्रोमिनेंटली किस में था वो, प्रोमिनेंटली, या फर्स्ट टाइम फॉल्स्टॉफ कहां पर देखा गया था? और ऑप्शन दे देते, मैकबेथ, हैमलेट, कोई भी ऑप्शन दे देते। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन ही गलत है आपका ये। मतलब इतना मल्टीपल आंसर्स वाले आपने क्वेश्चन बना रखे हैं। अगेन एक और ये तो मजेदार ही था। द रोमांटिक पीरियड वॉज डिफाइंड बाय द आइडियल्स ऑफ। हर जगह मैंने ढूंढा, 3 ऑप्शन आए इसके, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम। अब कुछ लोग कह रहे हैं, इसमें जस्टिफाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले जो लोग हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो जी, आपका जो है ना फ्रेंच पीरियड जो है उसका ये वो था, कह दो कि उसकी ये सेइंग थी कि भाई हाँ, हमें इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी की बात हो रही है, लेकिन जो रोमांटिक पीरियड है उसके आइडियल तो डिफाइन फ्रीडम से ही हो रहे हैं। पहली बात तो लिबर्टी और फ्रीडम आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। ठीक है, लिबर्टी जनरलाइजेशन में आ जाता है, सॉरी फ्रीडम जनरलाइजेशन में आ जाता है, लिबर्टी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात इक्वालिटी। क्या रोमांटिक पीरियड के अंदर इक्वालिटी की बात नहीं कही गई? क्या लिबर्टी की बात नहीं कही गई? क्या फ्रीडम की बात नहीं कही गई? फ्रीडम ऑफ व्हाट? फिर तो फ्रीडम भी आप और चीज़ों से, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हो इसको, आई डोंट नो कैसे जस्टिफाई करोगे आप बदल देते ना, इसका ऑप्शन बदल देते। आपने इतना पास वाले ऑप्शन रखे क्यों? पर चलो इसको कहीं ना कहीं देख लेते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं जैसे कर रहे हैं। अगेन 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 एक क्वेश्चन है, आर्थर मिलर थ्रू हिज वर्क्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डैश इन हिज डेज। अब ये लाइन ना प्रॉपर कहीं से पिक एंड ड्रॉप की गई है। नोबडी नोज, अगर थ्रू हिज वर्क बोल रहे हैं वो, तो ये जो मार्क काथेसिज्म है ना, ये इसका एक छोटा पार्ट है, किसी बुक में ये यूज किया हुआ है उसने। ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिकली देखोगे इसको, डेथ ऑफ अ सेल्समैन हुआ, या इसके जो जितनी भी बुक्स हैं, कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म एंड मार्क काथेसिज्म। आप कैपिटलिज्म का ऑप्शन ना डालते, क्लियर था, मार्क कार्थेसिज्म जाता। लेकिन जब आपने मार्क कार्थेसिज्म और कैपिटलिज्म डाला, तो फिर अगेन हम किसको पहले चूज करेंगे? जो ब्रॉडर सेंस में बात करेगा, या फिर जो लिमिटेड सेंस में बात करेगा, नैरो सेंस में बात करेगा? तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन है राइटर से कि क्या आर्थर मिलर अपने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं, अपने प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं होते थे खड़े? क्या उन्होंने कैपिटलिज्म के खिलाफ बातें नहीं की हैं? क्या सिर्फ मार्क कार्थेसिज्म ही है उसकी बुक्स के अंदर? अगर है तो जस्टिफाई करें प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, in the house, in his novel The Golden House, Salman Rushdie discusses the immigrant experience. How does he explain the experience of immigrant? No. Capitalist. Answer is given as capitalist. भाई गोल्डन हाउस जो है उसका थीम ही आइडेंटिटी था, उसका थीम ही बिलोंगिंगनेस था, उसके चैलेंजेस थे कि कैसे वो अपना देश छोड़कर जो है वहां पे काम कर रहा है। लाइक कैसे आप एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस को कैपिटलिस्ट बोल सकते हो? बहुत ही गड़बड़ है पेपर के अंदर। तो ये सारे मेरे डाउट्स थे कि ठीक है, गलतियां हमने भी करी हैं, सीखना भी। और ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ये बिल्कुल ऐसा बनाया गया है कि बहुत ही डेप्थ नॉलेज के साथ में चीज़ें दी गई हैं, लेकिन
आप मैं कहती हूँ कि ग्रामर आप लिटरेचर कैसा भी बना लेते हैं, लेकिन आप ग्रामर में तो कम से कम करेक्ट तरीके से ऑप्शन दो। ग्रामर तो कहीं न कहीं आप सही करो। आपने ग्रामर को ही इतना डुप्लिकेट कर रखा है, आपने उसको इतना ज़्यादा कह लो कि पैराडॉक्सिकल कर रखा है कि समझ ही नहीं आ रहा है, एम्बिगुइशियस है, नॉट एक्सप्लिसिट है, क्या करें हम उसका? ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाने का रीज़न क्या है? क्या इसी इन्हीं चीज़ों से हमारी इंग्लिश आपको समझ आएगी कि हम कितने अच्छे हाउ गुड वी आर इन इंग्लिश, आर वी एबल टू make a professor or a teacher in English. So this is ridiculous, very disappointed, very disappointing, and आई मीन मेरा बहुत मन में हो रहा था कि मैं ये बनाऊं बनाऊं बनाऊं, और फाइनली आई फील वेरी सॉरी टू द स्टूडेंट्स की बहुत मेहनत करी बेचारों ने। एक मेरे पीछे ही एक बच्ची, एक मतलब लाइक स्टूडेंट थी, शी सेड दैट सिंगल क्वेश्चन नहीं आया जो हमने पढ़ा था, और बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि सिंगल क्वेश्चन आप ऐसे सिलेबस से नहीं डाल रहे हो। ओथेलो, मैकबेथ, आपके पास में दुनिया भर की बुक्स थी। आप मैं कहती हूँ कि एक सिलेबस पर्टिकुलर कर दो ना आप। आपको पीजीटी पढ़ाना है, आप किताबों में से दो कि पीजीटी जो बच्चों को हमें पढ़ाना है। लेकिन कहीं से भी उठाकर इतना वाइड सिलेबस होता है एचपीएससी, मतलब एक इतने बड़े लेवल का पेपर है, सब कुछ तैयार करता है। और आपको भी पता है कि जब भी हमें पढ़ना होता है ना, पढ़ाना होता है, तो उससे पहले हम उस नॉवल को थरोली खुद रीड करते हैं। उसके बाद में ज़रूरी तो नहीं है कि आपने आज सिलेबस चेंज किया वो सारी नॉवेल्स उस टीचर ने पढ़ रखी होंगी, ज़रूरी तो नहीं है। तो हम लोग तो हर वक्त लर्निंग स्टेज पे है ना, तो हाउ कैन यू जज आर कॉम्पिटेंस कि हम जो है आर वी केपेबल और नॉट? सो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, टू द एचपीएससी चेयरमैन कि प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत क्लियरली सोच समझ के बनाएं। बहुत कंफ्यूजिंग आप ना क्रिएट करें इस चक्कर में कि नहीं, कंफ्यूजिंग होगा तो देखते हैं कौन सा वो चूज़ करेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिसहार्टनिंग है हमारे लिए, वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड मैं चाहती हूँ कि एचपीएससी अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करे प्लीज़। एंड ओके, बाय।